इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट बता दें पहले। वोल्ट। इस वोल्ट से आपको ये याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या नहीं होती, फोर्स है। जो ईएमएफ है वो फोर्स नहीं है बल्कि वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। अच्छा, अब अगर आप एक सेल की बात करें तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो उसका मैं ये बात कर ली थी कि सेल और बैटरी में क्या फर्क होगा। बैटरी जो है वो कनेक्शन ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। सेल के अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है जिसकी रेजिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल आर से। ये स्मॉल आर हमारे पास कहलाता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सेल से आप कोई ना कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल यहां पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। अब इस कैपिटल आर को या तो आप नाम दे दीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या यूजुअली जो नाम इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो कहलाता है लोड। लोड का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे आप लोड कनेक्ट करेंगे यहाँ पे करंट ट्रेवल करें, करंट की डायरेक्शन बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट होता तो कहां से ट्रेवल करता, माइनस से प्लस जाता। अच्छा, अगर यहां से करंट आई ट्रेवल करे तो यहां पर स्मॉल आर में भी करंट क्या ट्रेवल करेगा, आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बेसिकली आर और आर को सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर, क्योंकि आर और आर जो है वो सीरीज में हो। अगर आप सेल के ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट चार्ज। जब सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी बनेगी। फर्स्ट कर ले, सेल प्रोड्यूस करता है 20 जूल्स पर कूलम। ये 20 जूल्स पर कूलम कहलाएगा क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये ईएमएफ, और ईएमएफ आपके पास कितना है, 20। ये सारी की सारी एनर्जी इस लोड को नहीं मिली, क्योंकि सेल की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए सेल अपनी कुछ एनर्जी इस्तेमाल करेगा। लेट्स से वो एनर्जी है 8 जूल्स। ये 1 जूल हमारे पास कहलाता है VR, जिसका मतलब होता है लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जाया होता है। जो वैल्यू इस R को मिलेगी उसको कहते हैं V। इस V का नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं इस लॉस वोल्टेज VR और इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V को मिलाते कोई फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप ऐसे करेंगे, फॉर्मूला बनना चाहिए क्या, E is equal to V plus VR। सेल का ईएमएफ दो हिस्सों में कन्वर्ट होगा, एक कहलाएगा लॉस वोल्टेज और एक कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। अगर मैं चाहूं तो इस V की जगह लिख सकता हूं I कैपिटल R, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, I स्मॉल। यूजुअली फॉर्मूले की वो शक्ल का इस्तेमाल करते हो, ये E is equals to V plus I। हमने लॉस वोल्टेज को एक्सपेंड करके I into R। अगर आप चाहते हैं कि सर्किट में करंट की वैल्यू 0 हो, या आप ये कहते हैं कि सर्किट में करंट 0 है, तो I के 0 होने का मतलब है E किसके बराबर होगी, V। तभी आपने डेफिनेशन रखी, EMF of the cell is equal to terminal potential difference। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ कब होगा, when there is no current in the circuit। तो आप डेफिनेशन कई तरीकों से लिखते हैं, या तो आप कहते थे कि EMF of the cell is equal to terminal potential difference when there is no current, या आप कहते थे EMF is equal to terminal potential difference when there is no external circuit। क्योंकि नो एक्सटर्नल सर्किट का मतलब ही होता है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। आसान भाषा में
अगर सेल जो है वो किसी एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बेसिकली किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, शायद किसी को याद आ जाए। मैंने कल शायद प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल है ना, प्राइमरी कौन सा होता है? आप पेज पलट के भी देख लें, कम से कम इत्मीनान हो जाएगा कि लिखा है नहीं। हमने कहा था कि सेल प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, वो याद है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर आप सेल की बात कर रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है ना, ये दो तरीकों से लिखी है। कभी कभार आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू बी प्लस आई आर, और कभी आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू बी माइनस आई। ये वाला फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। सेल के डिस्चार्ज होने का मतलब ये होता है कि सेल इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द एक्सटर्नल सर्किट, और ये वाला फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा व्हेन सेल इज चार्जिंग। अब सवाल में क्या फर्क होता है, लैंग्वेज बता दिया। अगर वो कहे a source of what potential difference is needed to charge a cell, आपको जुमला सुन के पता चल रहा है कि आपको सेल को चार्ज करना है, तो फॉर्मूला ये होता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि a cell provides energy to external circuit, इसका मतलब केस किसका बन जाएगा, डिस्चार्ज। जब हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे होंगे तो हमें दोनों का फर्क सवाल में बड़ा क्लियरली नजर आए। तो हमें पता होना चाहिए ईएमएफ क्या है, हमें पता होना चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्या मतलब। अब एक एमसीक्यू, अगर आप पीएमसी का सिलेबस देखें तो उस सिनेरियो में जो एक एमसीक्यू बन सकता है वो ये, अगर मैं चाहता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो, then internal resistance of this cell should be minimum or maximum, minimum maximum, मिनिमम। उसका रीजन ये है कि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आई आर उतना ज्यादा होगा। आई आर ज्यादा होने का मतलब है लॉस वोल्टेज उतना ज्यादा है, लॉस वोल्टेज जितना बढ़ेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होगा। ठीक, अपने पास सब कुछ जो है वो नोट करें।
देखिए पांचवा है नहीं आएगा सर। चलता आप लगा फिजिक्स का 5 साल याद है ना अगर आप जाए 3000 का इसके अलावा है सर फिजिक्स और प्रैक्टिकल नहीं। चलो याद है और अब जरा सुनिए देखिए आपके साथ सारे बच्चे जो है बस अंधी में सब कॉपी कर लिया है सिर्फ एक बच्चा है जिसने ये कहा कि सर ये यूनिट जो है वो जूल्स पर कूलम है क्योंकि अगर इसको लॉस वोल्टेज का अगर लॉस वोल्टेज है तो सिर्फ जूल नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा जूल पर कूलम बनेगा। अच्छा मैं भी ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं जिनको चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली बात से मैंने आई लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओकेजनली ऑनलाइन क्लास में एक काफी सारे ऐसे जब आप ऑनलाइन क्लास दे रहे होते हैं तो इसका मतलब हरगिज से नहीं होता कि आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो बहुत से तरीके होते हैं एक जो मौजूद तरीका है वो ये है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ अगर आप वहां पर अपना हैंड रेज करें हैंड रेज करने का मतलब ये नहीं आप बैठे बैठे आपने हाथ उठा दिया ठीक है। ज़ूम के अंदर ऑप्शंस हैं ठीक है ज़ूम के अंदर ऑप्शन है जब आप हैंड रेज करेंगे मुझे यहाँ से नजर आए मैं क्या करूंगा मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा आप अपना क्वेश्चन ये बिल्कुल सही तरीका है इसमें किसी भी टीचर को यहाँ पे एतराज नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है टीचर अपना पढ़ा रहा है आप मैं अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा होता है बच्चा दूसरे बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज म्यूट योर माइक क्योंकि वो घर की आवाजें सुनाई देती है। आप अपना माइक म्यूट रखिए आप पढ़ रहे हैं आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया टीचर कोई बात रिपीट कर दे तो आप अपना हैंड रेज कर दें टीचर आपको अनम्यूट करेगा आप अपना क्वेश्चन पूछ लें बात रिपीट करवानी करवा लें। घर में बैठ के भी क्लास दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये मैंने इससे बता दिया है क्योंकि वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास दे रहे होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। दूसरी बात अब यहाँ देख
से बात कर रहा था सेल के ईएमएफ की, मैं बात कर रहा हूं सेल के लॉस वोल्टेज के और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का है कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसका ईएमएफ है 20 वोल्ट, मैं इसको कनेक्ट करता हूं एक एक्सटर्नल सर्किट से जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। यहां पर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट्स से 1 ओम। जब मैं इस सेल को चार्ज करना चाहता हूं तो मैंने देखा है कि जो अमाउंट ऑफ करंट ट्रैवल करता है वो अमाउंट ऑफ करंट है लेट्स से 5 एम्पीयर। ठीक, इसको बिठा दूंगा। अब सवाल सुनिए, सवाल क्या है? A source of what potential difference is needed to charge a 20 volt power supply at the rate of 5 ampere when internal resistance is 1 ohm? आपसे कह रहे हैं कि आपने एक सेल को चार्ज करना है, उस सेल का ईएमएफ है 20 वोल्ट, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और सेल को कितने करंट पे चार्ज किया जाएगा? 5 एम्पीयर। अब सवाल सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते। मेथड नंबर 1, आपने कहा सर चार्जिंग का केस है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। आपने लिखा E प्लस आई आर इक्वल 3। मुझे E की वैल्यू पता है 20, मुझे I की वैल्यू पता है 5, मुझे R पता है 1। सॉल्व करेंगे तो V का आंसर क्या आ जाएगा? 25। ये तरीका उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूला याद है। फर्स्ट करने रन टाइम पे आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट है 5 एम्पीयर, तो जो लॉस वोल्टेज होगा वो कितना बन जाएगा? 5 ओम। अगर मैं चाहता हूं कि सेल को पूरे 20 वोल्ट मिले तो मुझे देने कितने पड़ेंगे? 20 प्लस 5 यानी 25। क्यों? अगर सेल का ईएमएफ है 20 और मैं सेल को 20 ही प्रोवाइड करूं तो उस 20 में से 5 जो है वो इंटरनल सर्किट क्या हो जाएगी? 7। तो सेल को सिर्फ कितना मिल पाएगा? 15। तो पहले बड़ा बनी क्या है? मैं जो बात कह रहा हूं मैं रिपीट करता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, उसमें करंट है 5 एम्पीयर, मुझे सेल को कितना वोल्टेज देना पड़ेगा कि वो 20 वोल्ट तक चार्ज हो जाए? तो I इंटू स्मॉल r बनता है लॉस वोल्टेज। दिस इज लॉस वोल्टेज। इसका मतलब है आप सेल को जितना भी वोल्टेज देंगे उसमें से कितना क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। अब अगर मैं सेल को 20 दूंगा तो 5 क्या हो जाएगा? ज़ाया। यह कितना जाएगा? 15। मुझे देना कितना है? 20। तो इसका मतलब मुझे सेल को कितना देना पड़ेगा? 25, ताकि 5 ज़ाया हो तो क्या बन जाए? 20। आप इस तरीके से सॉल्व कर लें या आप जो है वो इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लें। रिजल्ट दोनों सूरतों में आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। बट ये ध्यान में रखना है कि सेल के चार्ज होने का मतलब ये है कि आप सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, और सेल के डिस्चार्ज होने का मतलब ये होता है कि सेल आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर इस पे से कुछ भी नोट करना है जल्दी से नोट करो। तो करंट की वैल्यू 0। तो ये जैसे मैं रेजिस्टेंस सेलेक्ट करूंगा लॉस वोल्टेज अगर अब अगर चाहता हूं कि करंट 10 से ज्यादा हो उसको फोकस लॉस वोल्टेज सबसे कम है। जो आपने याद किया इंशाल्लाह हो जाएगा। अपने को पढ़ने की जरूरत है, माना मैं कभी बेरोजगार हो लेकिन जो आपको याद है इंशाल्लाह नहीं है। मुझे पता है आना वाला ये मैं क्यों प्रॉपर को लगाए कि मैं इंशाल्लाह है फैक्टर इसका बस बहुत ही आसान है।
अभी बॉडी में वही होता है, कोई फ्लावर दे देंगे उसको यूं बोल बोल के रखते हैं। आपको सब प्रैक्टिकल होता है, अब नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हो वो तो कॉलेज वाले बता भी देते आप कौन से कॉलेज ये सब का कौन से शिफ्ट में पढ़ेंगे आप एक तरह से दो शिकायत चलो यहाँ देख, अच्छा एक लॉ आप पढ़ा करते थे जिसको आप नाम देते थे जूल्स लॉ। शायद आपको जूल्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो याद हो कि जो एनर्जी होती है डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे तो आपके पास एक अदद क्या आता था, कांस्टेंट आता था। बल्कि हमने यहाँ पर जो है वो रिलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ की। अगर मैं आपको जूल्स लॉ की स्टेटमेंट याद दिला दूं तो फॉर्मूला भी ठीक हो जाएगा। क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं इस वर्क को अगर चाहूं तो कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, एनर्जी में। तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो फॉर्म बन जाएगी क्या, E is equal to Q डेल्टा V। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा V लिखूं, V लिखूं, हमारी मर्जी। फॉर एग्जांपल जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते थे तो हम डेल्टा V लिखते थे, लेकिन जहां पर आपने ओम्स लॉ पढ़ा वहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ क्या लिखा है, V। मैं वैसे लिख दूं E is equal to Q times V। ये इक्वल टू Q बेसिकली क्या है, कांस्टेंट। याद है जब आप इक्वालिटी और कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या आ जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये बनेगा E is proportional to V। जितनी भी एनर्जी डिसिपेटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर है चार्ज। तो फॉर्मूला बनता था E is equals to QV। हमें ये बात याद है कि करंट बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q किसके बराबर होगा, IT। आप Q की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, ITV, यानी जिसको आप लिखा करते थे V IT। इस इक्वेशन की आपने दो फॉर्म्स और भी पढ़ी है, कौन कौन सी, एक आपने पढ़ी है I स्क्वायर RT और दूसरी आपने क्या पढ़ रखी है, E is equals to V square upon RT। अच्छा, जितनी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसको क्या नाम दिया जाता था, पावर। हमने वर्क एनर्जी पावर में पावर पढ़ी थी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन से पावर बनाना चाहूं तो दो रास्ते, या तो आप ये कह सकते दोनों तरफ T से डिवाइड कर, तो जब मैं E अपॉन T लिखूंगा वो क्या बन जाएगा, पावर। जब VIT को T से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, VI। ऑल्टरनेटिवली आप ये कह सकते हैं कि सर ये T यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे लेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो E अपॉन T क्या बन जाएगा, पावर। राइट पे क्या रह जाएगा, VI। हमने फर्स्ट ईयर में ये बात कही थी कि आप एनर्जी की इक्वेशन से सिर्फ टाइम को खत्म कर देंगे तो ये पावर बन जाता है। यानी P बराबर है I स्क्वायर R, या फिर P बराबर है किसके, V स्क्वायर अपॉन R। एक जुमला में इस्तेमाल करते थे, पावर लॉस। अच्छा, जब आप जुमला इस्तेमाल करते हैं पावर लॉस तो याद रखिएगा मैथमेटिकली इन तीनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं। अगर यहां से मेरे पास आंसर आएगा 5 वॉट्स तो इन दोनों से भी क्या आएगा, 5 वॉट। मैथमेटिकली ऑल थ्री इक्वेशंस आर इक्वल, लेकिन फिर भी
जब कभी भी हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं पावर लॉस, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? आई स्क्वायर आर। इसलिए नहीं कि इनसे गलत रिजल्ट आता है, इसलिए कि हम जब पावर लॉस की बात करते हैं तो जो एक ट्रू रिलेशनशिप पावर लॉस और करंट का है वो यहां से मिलता है। इस जुमले का जरा मतलब समझिए। एक सवाल हमने फर्स्ट टाइम आपसे पूछा भी, शायद पेपर में भी दिया। एक कंडक्टर का करंट आई है तो उसमें पावर लॉस है पी। अगर मैं करंट को कर दूं 2I तो बताइए पावर लॉस कितना है? चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया, वो है क्या? 4P। अब वो बच्चा जिसने इस फॉर्मूले को देखा, उसने कहा सर जब आप करंट को डबल करेंगे तो पावर भी क्यों होनी चाहिए डबल। लेकिन जो इसको देखेगा वो कहेगा सर जब करंट को डबल करेंगे तो 2 पे क्या लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। असल में गलत ये भी नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं करंट को डबल करना चाहता हूं तो करंट डबल करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या करना है? डबल। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4। यहां पर करेंगे आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इससे भी क्या आंसर आएगा? 4 इवन। अब अगर मैं v की बात करूंगा, हमने v को भी डबल किया तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। मैथमेटिकली तीनों से रिजल्ट क्या आएगा? सेम। अगर मैं पावर लॉस और करंट का रिलेशन देखना चाह रहा हूं तो सबसे आइडियल फॉर्मूला है ये वाला, P इक्वल आई स्क्वायर आर। किसी भी सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है एक खास कंडीशन पे, और वो कंडीशन ये होती है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बराबर हो। अब ये जो जुमला है, आप में से वो बच्चे जो सिलेबस बाकी में फॉलो करते हैं, इस चैप्टर में जो आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको नजर आएगा ना, वो आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। किसी भी सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाती है जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, हम इतना काम यहां पर करेंगे। अगर मैं थ्योरी में टॉपिक पढ़ा था तो फिर मैं एक काम करता, मैं इस इक्वेशन से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्किंग आपको करके दिखा था कि जैसे जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो रहा होता है वैसे वैसे पावर डिसिपेशन बढ़ रही होती है। जैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर बनेगा पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब अगर आप आर को और बढ़ा दें तो अब ये पावर डिसिपेशन क्या होना शुरू हो जाएगी? कम। किसी भी सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी when load resistance becomes equal to internal resistance। ठीक, अपने भाई सब नोट कर। इंटरनल स्मॉल आर लोड रेजिस्टेंस क्या कर रहा हूं? ये टू का पावर आई स्क्वायर इनवर्स है, तो आपको डबल करो तो आपका स्क्वायर हो जाएगा और इनवर्स का फर्क। मैंने कहा कि any circuit power dissipation is maximum when load resistance becomes equal to capital R equals to 1। Power dissipation maximum।
आंसर के लिए दोनों वैसे भी टेंशन हो तीन प्रैक्टिकल याद नहीं आ रहा वो तो इंशाल्लाह अच्छा होगा 40 में ये है कि 5 ज्यादा का मुझे डर ये है कि 6 7 में 8 के आपके कॉलेज वाले ये नहीं करते कि आपको बता दिए हम ये वाले स्पॉट ये याद करते हैं लेकिन आप तो मेरे थोड़े आप लोग प्रैक्टिकल हो गए मुझे डर लग रहा है कि 5 ज्यादा प्रैक्टिकल ऊपर इंग्लिश का बच के रहेगा आपका एक्सपीरियंस भी है इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 से 5 के दरमियान हो जाए अगर आपको मिल जाए तो उन्हें मुझसे भी मिलवा दीजिएगा क्योंकि मैं भी आज तक उनसे नहीं मिला क्योंकि है नहीं हाँ नहीं कोई पढ़ा अच्छा बुजुर्ग तौर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिलेबस के अलावा सिर्फ टॉपिक आपने पढ़ने थे वो आप पढ़ चुके मैं आपको 2 टॉपिक सिर्फ इस डर के नतीजे में पढ़ा रहा हूं कि अगर पेपर में सवाल आ जाए क्योंकि आते रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सिलेबस में पहले भी नहीं था लेकिन उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं आपने ऑलरेडी एक दफा पढ़ा हुआ है तो दोबारा देखने में कोई बुराई नहीं देखिए अगर आप बात करेंगे रेजिस्टर्स की तो कॉम्बिनेशन आपके पास दो तरह के या तो होगा सीरीज या फिर कॉम्बिनेशन होगा आपके पास पैरेलल क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है झटका करके रिजल्ट देंगे सीरीज का मतलब यह है कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 तो इक्विवेलेंट होगा R1 + R2 + R3 शायद किसी को जुमला याद रहेगी और ये डायरेक्ट सम है या रेसिप्रोकल सम और डायरेक्ट सम में जो रिजल्ट होता है वो लार्जेस्ट वैल्यू इन द सर्किट से भी क्या ज्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी क्योंकि देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट अलबत्ता जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड होने का मतलब ये होगा टोटल वोल्टेज इज V1 + V2 + V3 इसके बरकरार अगर आप बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो लेट्स से आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल
कॉम्बिनेशन में 1 upon r is 1 upon r1, 1 upon r2, 1 upon r3, जहां पर ये r1 है, ये r2 है, ये r3। डायरेक्ट सम है, रेसिप्रोकल सम, और रेसिप्रोकल सम में जो इक्विवेलेंट आता है वो लेफ्ट हैंड लीस्ट इन द सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, अलबत्ता जो करंट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड। हम लिखते हैं I is equal to I1 plus I2 plus I3। ठीक, हमें ये सारी कंडीशन याद होनी चाहिए। सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। सवाल पूछे जाने की सबसे आसान शक्ल क्या होगी? आपसे कहा जाए कि 4 ohms और यहाँ मौजूद है 8 ohms, कनेक्ट कर दे इसको 90 वोल्ट से। अब ये टेक्निक में ऑलरेडी आपको एक दफा कैपेसिटर में सिखा चुका हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको V1 और V2 चाहिए, सवाल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका तो वही जो आप फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 4 + 8 12। आपने कहा सर अब सर्किट ये रह जाएगा, यहाँ मौजूद है R, यहाँ मौजूद है वोल्टेज सोर्स। आप वैल्यू निकाल देंगे I की, V अपॉन R, V का मतलब है 90, R का मतलब है 12। अगर मैं 90 को 12 से डिवाइड कर दूं तो बता सकते हैं क्या आंसर है? 7 पॉइंट समथिंग। क्यों 7 पॉइंट समथिंग? ये 12 है, ये 90 है। अगर मैं 12 into 7 करूंगा वो 84 होगा। ठीक है, ये कितना है? 90। अगर मैं 12 into 8 करूंगा तो वो 96 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 7.5 एम्पियर आएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो इसका मतलब दोनों से सेम करंट गुजरेगा। अब अगर मैं निकालना चाहूं V1, तो दैट शुड बी IR। I का मतलब 7.5, R1 का मतलब 4। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो क्या आ जाएगा? ये 30। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 दफा डबल कर दीजिए। 7.5 का डबल करेंगे 15 आएगा, 15 का डबल करेंगे क्या बन जाएगा? 30। इसी तरह अगर आप V2 निकालें तो I R2 7.5 into 8, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 62। ये वो तरीका है जो हम फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कैपेसिटर में वो एक रेशियो थ्योरम पढ़ाया था, कुछ जहनों में है? बस कैपेसिटर में होता था कि फॉर्मूला था Q इक्वल CD, तो C इक्वल Q अपॉन V। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। लेकिन यहां पर V इक्वल IR है, कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। वहां पर आप रेशियो निकालते थे कैपेसिटेंस का, और वोल्टेज का रेशियो बनाने के लिए क्या करते थे? इनवर्स। यहां नहीं कर, यहां आप क्या करेंगे? आप बताएंगे सर 4 और 8 का रेशियो बन रहा है 1:2। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो वोल्टेज का रेशियो भी क्या होगा? क्योंकि डायरेक्ट है, वह इनवर्स होता था, रेशियो को पलटना पड़ता। अब अगर ये रेशियो है 1:2, इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स बनाएंगे? 3। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 30। एक पार्ट यहाँ पर, 2 पार्ट्स यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं 30 और 60 यहाँ से। गो के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन आप में से हर बच्चे को कम से कम इतना पता होना जरूरी है। एक आखिरी बात आज के लिए, उसके बाद जो भी नोट करना चाहे नोट करते रहे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बड़ा यूनिक सा कैरेक्टरिस्टिक, अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल हो और आप उनका इक्विवेलेंट निकालें, फॉर एग्जांपल यहां पर मौजूद है 10 ओम और यहां मौजूद है 10, तो उसका इक्विवेलेंट कितना है? हाँ, ये सबसे अच्छी बात है सर, सवाल बता दें क्योंकि सवाल तो सुना ही नहीं। दो रेजिस्टर्स है 10 ओम ईच, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? 20। 5 क्यों 5 होगा? आप लिखेंगे 1/r is 1/r1 plus 1/r2।
1 upon r is 1 upon 10 plus 1 upon 10. 1 upon r is 2 upon 10. 1 upon r is 1 upon 5. R is 5. तो अब डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर दो इक्वल रिजल्ट्स पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट आधा होता है। हम इससे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर n इक्वल resistors of resistance R in parallel, अगर मैं n रेजिस्टेंस लूं जो कि इक्वल है और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर, तो जो इक्विवेलेंट होता है R इक्विवेलेंट वो बराबर होता है R अपॉन n। मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बता सकते हैं। इस एग्जांपल में R की वैल्यू कितनी है 10, इस एग्जांपल में n की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 अपॉन 2 क्या आंसर आ जाएगा 5। ये बात इससे कह रहा हूं आपके फिजिक्स की पुरानी किताब में भी और नई किताब में भी ऐसी कोई चीज मौजूद होगी कि मेरे पास 200 ओम के 10 रेजिस्टर्स लगे, ठीक है, आपसे कहते हैं इसका इक्विवेलेंट चाहिए, तो बजाय इसके 1/200 प्लस 1/200 में करो, मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा R इक्विवेलेंट इज 200 अपॉन 10। क्या आंसर है? अगर मैं इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने पास नोट कर लीजिए सब। हाँ, फर्स्ट में डीसी सर्किट था, सेकंड में